नेपोलियन हिल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूस एफर्ट एंड स्ट्रगल। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, दैट इज कंटिन्यूस एफर्ट एंड कंटिन्यूस स्ट्रगल। ज़्यादातर स्ट्रगल्स जो होते हैं, ज़्यादातर वो इंटरनल स्ट्रगल्स होते हैं, हमारे दिमाग के ही द्वारा बनाई गई हमारी लिमिटेशंस कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, एक्सेट्रा। तो ये नकारात्मकता के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ हैं हमारे अंदर जो हमें प्रेरणा देती है कि नहीं, आगे बढ़ो, एक कोशिश करो। और जब आप वो कोशिश करते हैं और कोशिश करते ही रहते हैं तो दैट टाइम यू फील स्ट्रगल। उस टाइम पर आपको फील होगा कि यू आर स्ट्रगलिंग, बट स्ट्रगलिंग जो है इट्स नॉट बैड। अगर आप एक बड़ा पिक्चर देखें दोस्तों, तो यू विल फाइंड कि स्ट्रगल्स ने ही आपको और ज़्यादा ताकतवर बनाया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बात आज समझ में ना आए, बट आई एम श्योर राइट, अगर आप थोड़े रिसेप्टिव हो जाए, थोड़े एनालिटिकल हो जाए, थोड़े मेडिटेटिव हो जाए, देन यू विल रियलाइज दिस थिंग कि सच में स्ट्रगल इज़ आवर बेस्ट बडी, स्ट्रगल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स इन लाइफ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम स्ट्रगल से ही सीखते हैं। तो आपको अपने जीवन के अंदर स्ट्रेंथफुल होना है, ग्रोथ अचीव करना है, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे फिटनेस का हो, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, फाइनेंशियल लेवल, एजुकेशन में, जो भी आपके गोल्स हों राइट, उसमें अगर आपको स्ट्रेंथफुल बनना है और ज़्यादा ग्रोथ अचीव करना है तो रिमेंबर यू हैव टू कंटिन्यूसली कंटिन्यूस आपके एफर्ट होने चाहिए, कंटिन्यूस आपके स्ट्रगल्स होने चाहिए। और होता यह है दोस्तों कि जब हम एक जोन को, फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा कंफर्ट जोन है, तो इसके बाद बाहर निकलते हैं, कुछ नया करते हैं, फिर वो हमारा एक नया कंफर्ट जोन बन जाता है, उसके बाद एक और नया कंफर्ट। तो ये इट्स लाइक एन ऑन गोइंग थिंग, यू नो, इट्स नेवर एंडिंग थिंग। सोचिएगा इसके बारे में। आज 10 अगस्त 2022 है। वेलकम टू एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ये पावर प्लेज वाला आर्टिकल जो है, तो ये इतना कोई ख़ास क्लियर नहीं था, तो मैंने फिर इसको ड्रॉप कर दिया है, तो यहाँ से मैं हटाना भूल गया, बट इग्नोर इट राइट, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस 5 आर्टिकल्स। सबसे पहले हम हमारे नेवी के बारे में बात करेंगे, शिप बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, स्पेस टू लर्न, ये SSLV के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने करंट अफेयर्स के वीडियोस देखे हैं मेरे, तो आपको पता होगा व्हाट इज SSLV। शेयर्ड हिस्ट्री, ये कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पीस इन जम्मू एंड कश्मीर इज स्टिल ए पाइप ड्रीम, पायोनियर का ये आर्टिकल है। और द हिंदू का एक आर्टिकल है, रैंकिंग्स दैट मेक नो सेंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो रैंकिंग दी जाती है तो उसमें कितने सारे फ्लोज है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन विथ नेवल बूस्टर। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा जहाज़, राइट, दिस इज़ एन एयरक्राफ्ट कैरियर, राइट। ये हमारे देश का नहीं है, मैंने इलस्ट्रेशन के लिए ही इस इमेज का इस्तेमाल किया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, जस्ट आपको रियलाइज मीन्स एक इलस्ट्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया, राइट। एक इंटरेस्टिंग खबर है, आपको ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों, राइट। हमारे देश का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका नाम क्या है, विक्रांत। कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके वाली बात है, जनरल नॉलेज की भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और इसके ऊपर से आराम से आपको एक MCQ पूछा जा सकता है। आपको विराट, विरांत, विक्रांत ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे सारे वीज पर, तो आप कंफ्यूज ईजिली हो सकते हैं। तो रिमेंबर, भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट होती है, राइट। एक बहुत ही बड़ा जहाज़ होता है जहाँ पर आप हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स जो हैं वो लेकर अलग अलग जगहों पर, क्योंकि फाइटर जेट्स की रेंज इतनी अच्छी नहीं होती है, फाइटर जेट्स लेकर आप पूरी दुनिया नहीं घूम सकते, राइट, उसकी लिमिटेड रेंज होती है। इट्स लाइक मोर अबाउट पिकअप, इट्स लाइक ए स्पोर्ट्स कार, राइट। स्पोर्ट्स कार आपको फेरारी, लैम्बोर्गिनी, मज़राटी आपको थोड़ी एवरेज देगी, वो आपको थ्रिल देगी। तो सेम थिंग गोज विद फाइटर जेट्स एज वेल, कि आपको शॉर्ट टाइम में किसी पर एक सरप्राइज अटैक करना है तो वी यूज़ फाइटर जेट्स, लेकिन फाइटर जेट्स को दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचाने के लिए जो एक मेन रोल प्ले करता है तो दैट इज़ एयरक्राफ्ट कैरियर। तो कहते हैं कि मदर और सन का रिलेशन होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, और एयरक्राफ्ट कैरियर इज़ द मदर एंड फाइटर जेट्स जो हैं वो
सन्स एंड डॉटर्स के तौर पर काम करते हैं। ओके, अब इसको किसने बनाया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी कि केरला बेस्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इस विक्रांत को बनाया है, और खुशी की बात यह है कि आने वाले कुछ समय के अंदर ही, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको कमीशन किया जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमीशन? कमीशन का मतलब ये होता है कि इसको ऑफिशियली नेवी के हवाले दिया जाएगा। इसकी सारी टेस्टिंग और सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव रही है, तो जैसे ही इसको नेवी को दिया जाएगा तो उस दिन से नेवी जो है विक्रांत को यूज़ कर पाएगी, ऑफिशियली यूज़ कर पाएगी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कोचिन शिपयार्ड ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे देश के अंदर ये कैपेबिलिटी के भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट हमने बनाया। अभी तक के एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हमने यूज़ किया तो एक रशिया से लिया था, यूके से लिया था, तो इस प्रकार से हमने दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को यूज़ किया। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कैसे यूज़ करते हैं इसका एक्सपीरियंस हमारे पास काफ़ी अच्छा है, लेकिन बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमने इस चीज़ को भी बना लिया है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अब नेक्स्ट लेवल, यूएसए की नेवी ने अपना एक शिप है चार्ल्स ड्रू, तो इस चार्ल्स ड्रू को रिपेयर करने का, मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एल&टी को दिया है। एल&टी का जो शिपयार्ड है कट्टुपल्ली तमिलनाडु में, तो इसको दिया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट यूएस नेवल शिप, पहली यूएस नेवल शिप जो है वो भारत में रिपेयर करने के लिए आई है, और ये चीज़ ये दिखाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी ये कहा कि हमारे देश की जो शिपयार्ड्स हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ को दिखाता है, और ग्लोबल शिप रिपेयरिंग मार्केट में भारत एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये चीज़ इससे प्रोजेक्ट होती है कि यूएसए की नेवल शिप जो है वो भारत में रिपेयर करने के लिए आई हैं। अब हमारे देश में 6 ऐसे शिपयार्ड्स हैं और इनका टर्नओवर है $2 बिलियन, और दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग टू बी ऑनेस्ट, राइट। ये डबल डिजिट में भी हो जाएगा और फ्यूचर में 3 डिजिट तक भी पहुंच सकता है। और ये शिपयार्ड्स जो हैं ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इनको मिल रही है, क्योंकि भारत में कॉस्ट इफ़ेक्टिव और एक्सटेंसिव शिप रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विसेज जो हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इट्स लाइक आई गिव यू वन एग्जांपल जिससे आप शायद कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास 2 व्हीलर हैं या फिर आपके पास 4 व्हीलर हैं, तो कि कई बार ऐसा होता है कि आप जो शोरूम है उसमें उनके जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर हैं वहाँ पर जब आप अपनी कार को सर्विस के लिए देते हैं तो उनका कॉस्टिंग और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। और चलिए हमें लगेगा कि चलो ऑफिशियल सर्विसेज हो रही है तो इट्स अ गुड थिंग, हमारा डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें वो थोड़ी फॉर्मली कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे गैराजेस हैं जहाँ पर काम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप किसी भी गैराज में दे दीजिए, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट वो बेस्ट गैराज, तो उनकी प्राइस जो है वो शोरूम से कम होगी और जो चीप गैराजेस हैं उनसे ज़्यादा होगी, लेकिन उनका काम जो है वो शोरूम के बराबर ही होगा। क्वालिटी जो है वो जो आपको ऑफिशियल कंपनी का सर्विस सेंटर में मिल रही है उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी कार में या फिर मोटरसाइकिल में काम किया जाएगा, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इंडिया के जो शिपयार्ड्स हैं, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल कि इस प्रकार के हैं कि कॉस्ट जो है वो कम है, आप अपने मेंटेनेंस का काम जो है वो करवा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करें वो एडवांस्ड है। तो दिस इज़ गुड थिंग। द शार्प फोकस ऑन नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन इज़ ग्राउंडेड इन जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़। अब हम इस लेवल तक क्यों पहुँचे? क्योंकि जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ कुछ इस प्रकार की हैं, इसकी वजह से हमारे नेवल इनोवेशंस होते रहे और इंडिजिनाइजेशन जो है वो होता रहा। फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो हमें मीन्स चाइनीज़ नेवी ने अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ सालों पहले बनाया, लेकिन चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर को हैंडल करने का इतना कोई ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपनी नेवी को एक्सपांड कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए, एयरफोर्स जो है वो एक लिमिटेड रेंज में ऑपरेट कर सकती है, आर्मी जो है वो लिमिटेड रेंज में ऑपरेट कर सकती है, लेकिन इफ़ यू सी कि नेवी जो है तो जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेवी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब एक खबर जो है वो काफ़ी डिस्कस हुई थी, हमने भी इसको डिस्कस की थी, मैंने आपको मैप भी दिखाया था, करंट अफेयर्स के लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। हम्बनटोटा याद आ गया होगा आपको, रेगुलर स्टूडेंट्स के हमने क्या बात कही थी और क्यों ये न्यूज़ में बताइए। वो शिप का नाम, वो चाइनीज़ शिप जो है उसका ऑफिशियल नाम क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
नहीं पता है तो रिसर्च कीजिए, बट आई वॉन्ट द आंसर स्ट्रिक्टली, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू। ओके, अब चाइना का इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हमें टोज पर रखता है, हमें वी हैव टू ऑलवेज बी एक्टिव। एट द सेम टाइम भारत का एक मिशन भी है, मिशन सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडियन ओशन रीजन के जितने भी देश हैं तो उनकी सिक्योरिटी, उनका ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको लेकर भारत काफ़ी सीरियस है। चाइना जो है वो इंडियन ओशन का लिटोरल स्टेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि चाइना की बॉर्डर जो है वो इंडियन ओशन के साथ नहीं पड़ती है, वो दूसरे रीजन का देश है और वो इस रीजन में आना चाहता है, क्योंकि अगर आप देखें ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एग्जांपल फ्यूल आप देख लीजिए, तो कितना सारा फ्यूल जो है वो इंडियन ओशन से पास होता है। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। तो हम ये सारे देश जो हैं इंडियन ओशन रीजन के देशों के साथ भी मिलकर जो है वो एक वी आर टेकिंग द होल इंडियन ओशन रीजन टू ए न्यू लेवल। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्फिडेंस देखिए, गवर्नमेंट को, हमारे देश को 7 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, ये एक प्रकार की शिप होती है, तो ये चाहिए थी। तो 36,000 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमने डोमेस्टिकली ही दे दिया, हमने डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पर ही जोर दिया। तो दिस इंडिकेट्स के भारत सरकार का भी विश्वास जो है वो डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पर कितना ज़्यादा है। और हमारे देश के जो अलग अलग जो ओशियन के साथ और कोस्ट के साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जुड़ा हुआ है, इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत जो है वो, भारत की शिपयार्ड जो है वो इस प्रकार का परफॉर्मेंस जो है वो करते रहें। और डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी कितने मीन्स कितने, इसके आंकड़े देखिए, पहले इट वाज 1500 करोड़, अब 13,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो भारत करने लगा है। तो इंडियाज शिपयार्ड्स आर पोइज्ड टू बीकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स दिस एम्बिशियस जर्नी, जो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की बात करें, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो डेफिनेटली इंडियन शिपयार्ड्स जो हैं वो नई नई हाइट्स जो हैं वो अचीव करते रहे। जो नेपोलियन हिल का हमने कोट देखा वो शिपयार्ड पर एप्लीकेबल है कि ग्रोथ और स्ट्रेंथ जो है, कंटिन्यूस एफर्ट्स जो हैं यहाँ पर शिपयार्ड्स के नज़र आ रहे हैं। सो दैट्स एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब दोस्तों हम बात करते हैं SSLV के बारे में, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमारे पास PSLV हैं, हमारे पास GSLV हैं, and now we have this SSLV. You know the difference between a hatchback, sedan and SUV? I'm sure youngsters आपको पता होगा, but let me quickly tell you. Hatchback यानी कि वो छोटी कार जो आती है ना, like VW Polo and you have this I20, I10, ये सारी कार्स को hatchback कहते हैं। फिर आप sedan को पकड़ लीजिए। If we talk about proper sedan, right, then we are talking about what BMW की 5 Series, Skoda Octavia, Skoda Superb, then there are some other cars as well, जो Corolla Altis आती हैं, and then you have SUVs, तो of course Fortuner, Endeavour, ये सारी cars। अब hatchback का इस्तेमाल आप क्यों करेंगे? जनरली अगर हम बात करें, लेट्स से आप और आपका दोस्त या फिर मिसेस या फिर हस्बैंड जो भी, राइट, 2 लोगों को सिटी में कहीं पर जाना है, तो फिर एसयूवी लेकर जाने का क्या फ़ायदा, आप छोटी कार लेकर जाएंगे। अगर आप कहीं पर लेट्स से फंक्शन में जा रहे हैं, 3-4 लोग हैं, कंफर्टेबली जाना, देन यू विल यूज़ सेडान। और अगर आप ज़्यादा सामान और ज़्यादा लोगों को लेकर दूर तक जाना चाहते हैं, उबड़ खाबड़ रास्तों से जाना चाहते हैं, देन यू विल यूज़ एसयूवी, इज़न्ट इट? तो यहाँ पर SSLV जो है इट्स ए हैचबैक, PSLV इज़ लाइक योर सेडान एंड GSLV इज़ योर SUV। समझ में आ गया डिफरेंस? ओके। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया रॉकेट है, दिस इज SSLV। और SSLV के बारे में लेटेस्ट खबर यह है कि इसका जो पहला ऐसा मिशन था तो इसमें ये फेल हो गया है। और मैंने करंट अफेयर के वीडियो में भी बताया था कि इसरो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फेलियर में नहीं, मीन्स फेलियर इज कंसिडर्ड एज लर्निंग कर्व, कि कुछ नया सीखेंगे फेलियर से। तो 3 स्टेजेस हैं इसके SSLV के, राइट। सॉलिड प्रोपोलेंट्स यानी कि सॉलिड लिक्विड पर ये चलता है, रिमेंबर दिस, बेक पार्डन, सॉलिड फ्यूल पर ये चलता है, सॉलिड प्रोपोलेंट, राइट। इसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जीके वाली बात है।
और MCQ ऐसा पूछा जा सकता है कि SSLV जो है इसमें किस प्रकार का फ्यूल यूज़ होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट, लिक्विड प्रोपेलेंट, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, या फिर ऊपर में से कोई भी नहीं। तो रिमेंबर इट इज़ सॉलिड, इसमें सॉलिड का इस्तेमाल ही होता है। अब इसको 365 किलोमीटर्स पर जाना था, ये सारी चीज़ें एलिप्टिकल ऑर्बिट में छोड़ दिया सैटेलाइट कंपेयर टू सर्कुलर ऑर्बिट, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, SSLV के कुछ फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। अब PSLV जो है ये इसरो का एक वर्क हॉर्स रहा है। वर्क हॉर्स यानी कि एक ऐसा व्हीकल जिसका इस्तेमाल बहुत बार हुआ, सक्सेसफुली हुआ। अब PSLV की जगह, ऐसा नहीं कि PSLV को बंद किया जाएगा, लेकिन SSLV जो है उसके अपने खुद के कुछ फ़ायदे हैं। देखिए, इसके मेजरमेंट्स की बात करें तो 2 मीटर इसका डायमीटर है और हाइट इसकी है 35 मीटर, और स्मॉलर PSLV के कंपैरिजन में छोटा है। एज वी नो हैचबैक एंड सेडान के डिफरेंस जो मैंने आपको बताया। बट द थिंग इज़ कि 500 किलोग्राम तक का अगर पेलोड जो है वो लेकर जाना है तो अब SSLV का इस्तेमाल होगा। पहले क्या होता था कि हम 2 लोगों को छोड़ने के लिए भी सेडान का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इसरो ये सोच रहा है कि इसके लिए बड़ी गाड़ी नहीं, छोटी गाड़ी भी भेज सकते हैं। तो SSLV जो है वो ऐसा ही काम करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड प्रोपेलेंट पर यह चलता है और काफ़ी इकोनॉमिकल है और हैंडल करना भी इसको ईजी है। अब PSLV जो है वो लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेजेस भी इसके हैं, तो इसको हैंडल करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। सॉलिड प्रोपेलेंट को हैंडल करना जो है वो थोड़ा इजी रहता है। फिर SSLV जो है ये लॉन्च की मल्टीपल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ऑन डिमांड भी आप इसको, अगर कम समय में भी अगर कोई रिक्वेस्ट आए कि हमें कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं, लेट्स से कोई स्विट्ज़रलैंड आए और कोई देश आकर हमें कहे कि हमें एक छोटा सा नियो सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करना है, तो फिर SSLV का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो ये कुछ SSLV के ऐसे फीचर्स हैं दोस्तों जो आप याद रखिएगा। ये काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर्स हैं और कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत को इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और भारत की इमेज जैसे स्पेस लीडर के तौर पर भी हमारा काफ़ी फ़ायदा जो है वो SSLV से होगा। SSLV की फ़र्स्ट फ्लाइट फेल रही, कोई बात नहीं, आई एम श्योर जो सेकंड फ्लाइट होगी वो सक्सेसफुल होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। बर्मिंघम में 2020, बर्मिंघम UK का एक फेमस सिटी है। तो 2022 का ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स का सेटअप था वो पूरा बर्मिंघम में था और कॉमनवेल्थ जो है उसको ओलंपिक्स और एशियन गेम्स के नीचे माना जाता है, राइट। ओलंपिक्स को सबसे ऊपर, ऑफ कोर्स एपेक्स है ओलंपिक, उसके नीचे एशियन गेम्स और उसके नीचे कॉमनवेल्थ गेम्स को माना जाता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव देश हैं जैसे कि USA इसका पार्ट नहीं है, रशिया इसका पार्ट नहीं है, चाइना जो है वो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है। तो ये 3 दिग्गज स्पोर्ट्स के देश जो हैं वो इसके पार्ट नहीं है। तो दैट्स द रीज़न वाई इट इज़ कंसिडर्ड नॉच बिलो ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स। मल्टीनेशनल क्वाड्रिनियल इवेंट है, यानी कि 4 सालों में एक बार होने वाला ये इवेंट है और जो कंट्रीज़ इसमें पार्ट लेते हैं इसकी कॉमन हिस्ट्री है, ब्रिटिश एम्पायर के साथ जुड़ी हुई हिस्ट्री, लेकिन सारे के सारे देश जो हैं वो काफ़ी एक दूसरे से अलग हैं, राइट। और एथलीट्स जो हैं तो उनको एक और शॉट मिलता है, एक और चांस मिलता है कि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करे। इस साल इंग्लैंड और कनाडा का परफॉर्मेंस टॉप लेवल पर रहा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड देन वी गॉट इंडिया। और मेडल हैं टोटल हमें कितने मिले, 61 मेडल्स मिले। रैंकिंग मुझे एक बार देखनी पड़ेगी, आई थिंक इंडिया इज़ नंबर 3 बट वी हैव टू वाज प्लेस्ड 4th वाइल ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक इंडिया का रैंक जो है वो 4th है, बट स्टिल आई हैव टू चेक। बट टोटल मेडल्स यहाँ पर हैं 61 मेडल्स हमें मिला, इसमें 22 गोल्ड्स भी शामिल हैं। सारथ कमाल टेबल टेनिस में 40 इयर्स की उनकी एज है और उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि देखिए एज इज़ जस्ट ए नंबर। फिर हमारे वेट लिफ्टर हैं संकेत सारगर, तो उन्होंने सिल्वर जीता 54 किलोग्राम में और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी उन्होंने ये साबित किया है कि अगर आप एक फोकस्ड एथलीट हैं तो आप क्या नहीं कर सकते। 4 साल पहले पता है ये जो संकेत हैं ये महाराष्ट्र में एक छोटी सी पान की दुकान जो है
वो वहाँ पर काम करते थे। और ऐसी ही कहानी जो है वो अचिंता सेउली की हैं, जो 73 किलो डिवीज़न में वेट लिफ्टर हैं। और ये जो अचिंता है, अचिंता और उसका भाई है आलोक, और उसकी माता ने एम्ब्रॉयडरी का काम किया। उनके पिताजी नहीं हैं, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी गरीबी को झेला, और आज देखिए कि यहाँ पर उनका नाम जो है वो गोल्ड मेडल उन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता है। पीवी सिंधु, राइट, इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, नो डाउट अबाउट इट, वॉन गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन विमेंस सिंगल। लेकिन उनके जो मेल काउंटर पार्ट हैं तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बट एनीवेज वी कैन सी कि जो स्टिपल चेज हैं, वो जो जंप लगा कर दौड़ते हैं ना, तो उसको कहते हैं स्टिपल चेज। तो स्टिपल चेज में अभी तक अफ्रीकन्स का डोमिनेशन था, लेकिन अब अविनाश साबले जो हैं तो उन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। तो एक नई टेरिटरीज़ में भी इंडियंस आ गए हैं। बॉक्सर निखात जरीन जो हैं उन्होंने अगेन बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। अनफॉर्चुनेटली लवलीना जो हैं तो उनका इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, उनके कोच के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। बट एनीवे हमने काफ़ी खेल दिली भी दिखाई। जो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं जिन्होंने गोल्ड जीता, तो नीरज चोपड़ा ने उनकी काफ़ी प्रशंसा की। तो भले ही पॉलिटिकल लेवल पर दोनों देशों के बीच में इश्यूज चल रहे हो, लेकिन स्पोर्ट इज़ द थिंग दैट कैन कनेक्ट पीपल। तो लेट्स होप कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमारे लेटेस्ट सक्सेस हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो एशियन गेम्स होंगे चाइना में, तो उसमें हमारा परफॉर्मेंस जो है इससे एक लेवल थोड़ा अप होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट अगेन, इजंट इट। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के सिक्योरिटी के एंगल को देखेंगे। अशोक के मेहता जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और वो कमांडर थे IPKF साउथ श्रीलंका, और डिफेंस प्लानिंग स्टाफ जो हैं तो उसके फाउंडर मेंबर भी थे। तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ने आज के पायोनियर न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को लिखा है। तो दोस्तों 3 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है आर्टिकल 370 को हटाया गया, और इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको आज भी हम अचीव नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल 370 को हटाने का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि जम्मू एंड कश्मीर में से टेररिज्म जो है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कश्मीरी लोग हैं उनके दिल और दिमाग को जीतना, राइट। तो दिस वाज नंबर 2। नंबर 3 वाज कि कश्मीर को मेन स्ट्रीम के साथ इंटीग्रेट करना, और नंबर 4 वाज कि डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो इस चीज़ को प्रमोट करना, डेवलपमेंट को प्रमोट करना, राइट। अब विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीज़ जो हैं तो उन्होंने एक किताब हमीन अस्त, तो ये बायोग्राफी है आर्टिकल 370 की, और ये विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जो हैं तो इसका कहना यह है कि ये आर्टिकल 370 जो हैं ये लीगली अनसाउंड हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जो है वो अभी पेंडिंग है, और CJI रमन्ना साहब ने ये बताया कि आने वाले कुछ ही समय में इसको देखा जाएगा, इसके ऊपर बातचीत जो मीन्स इसके ऊपर कार्यवाही जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। द फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स, इसका जो एनुअल रिपोर्ट है 3 years एज यूनियन टेरिटरी ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगस्त 2021 जुलाई 2022, तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट किया है कि यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हमें देखने को मिले हैं। और कि जब पार्लियामेंट में, आई थिंक इट वाज इन 2019, समवेयर 2019 में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया था कि जो अक्साई चीन वाला एरिया जो है वो वापस हम लेकर रहेंगे, आज नहीं तो कल वो लेकर ही रहेंगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। और उसके बाद चाइना जो है वो काफ़ी चौकन्ना हो गया, और कहते हैं कि इसी चीज़ के डर से फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक्सप्लेनेशन दिया था, चाइनीज़ काउंटर पार्ट को जब वो मिले, वो चाइना की यात्रा पर गए S जयशंकर साहब, तो उन्होंने इस पॉइंट के बारे में कहा था कि ऐसा नहीं है, एक्सेट्रा। वी मीन्स हमने कोशिश की, सरकार ने कोशिश की चाइनीज़ गवर्नमेंट को कन्विंस करने की, कवर अप करने की, लेकिन फिर चाइना का प्लान क्या था वी ऑल नो, कि फिर 2020 में चाइना ने कब्ज़ा कर लिया, और हमने कुछ 1000 किलोमीटर जितनी जो टेरिटरी अक्साई चीन वाली हैं, तो मीन्स उससे भी ज़्यादा अब टेरिटरी जो है वो उसमें चाइना जो है वो
घुस चुका है। रही बात लद्दाख के लोगों की, तो लद्दाख के लोग जो हैं वो यूनियन टेरिटरी स्टेटस से उतने ज़्यादा खुश नहीं हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि वो ब्यूरोक्रेट्स की गवर्नेंस को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि उनके खुद के लोग जो हैं, उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो उनके डिसीजंस ले। और कहते हैं कि करप्शन जो है ये भी काफ़ी डीप रूटेड हो चुका है। अब सिक्योरिटी जो है इट शुड बी आवर टॉप प्रायोरिटी, नो डाउट अबाउट इट। मैंने बार बार ये कहा है, एपीजे कलाम साहब को मैं कई बार याद करते हुए कहता हूँ, और एपीजे कलाम साहब बहुत ही प्रिसाइसली बात करते थे। वो कहते थे कि एक देश में अगर सिक्योरिटी नहीं है, एक एरिया में सिक्योरिटी नहीं है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं हो सकती। तो सिक्योरिटी शुड बी आवर टॉप प्रायोरिटी। रही बात टेररिज्म की, तो टेररिज्म एक बहुत ही पुराना इश्यू है जम्मू एंड कश्मीर का, और हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है कि इट इज़ एन ओल्ड प्रॉब्लम एंड इट विल टेक टाइम टू इरेडिकेट। तो एक तरफ अगर हम ये कहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो गया तो इट्स नॉट राइट। अभी भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियली कहा है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, एक बहुत ही पुराना प्रॉब्लम है। नो डाउट टेररिज्म के केसेस जो हैं वो काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन आप देखिए 2019 से अभी तक 690 मिलिटेंट्स को मारा गया, और इसी साल 135 को एलिमिनेट किया गया है। इसमें अनफॉर्चुनेटली 136 सिविलियंस, 146 सिक्योरिटी फोर्सेस और 57 स्टेट ऑफिशियल्स जो हैं उनकी भी जान गई है। तो नो डाउट कि सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रहा है, हड़ताल्स बहुत कम हो चुकी हैं, राइट। टॉप कमांडर्स जो हैं उनको एलिमिनेट किया गया है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन आज भी लोग जो हैं उनकी डिमांड है कि जल्द से जल्द जो स्टेटहुड है वो रिस्टोर किया जाए। और गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा साहब, तो उन्होंने बड़े क्लेम्स किए। उनका क्लेम ये है कि सिक्योरिटी डेवलपमेंट और लोगों के साथ जो आउटरीच है, इंटरेक्शन है गवर्नमेंट का, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। उन्होंने कहा कि 51,000 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 2021-2022 में कंप्लीट हो गए, और 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसे जो हैं वो सरकार ने कनेक्टिविटी पर खर्च किए हैं। और हेल्थ, एजुकेशन, हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर, जॉब और टूरिज़्म, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की स्कीम सरकार ने लॉन्च की हैं। तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ बिग पिक्चर, या फिर एक बर्ड्स आई व्यू कि अभी कश्मीर में जो है वो क्या चल रहा है, राइट। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो है ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग प्रोवाइड करती हैं। और इन्होंने जुलाई में, NIRF ने जुलाई में जो अपना ये लेटेस्ट रैंकिंग लॉन्च किया है, तो इसकी काफ़ी निंदा हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। बड़ी बड़ी कैटेगरीज की बात करें तो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, परसेप्शन, ये सारे पैरामीटर्स पर रैंकिंग जो है वो दी जाती है। अब यूनिवर्सिटी वाइज, कॉलेज वाइज, अलग अलग डिसिप्लिन्स में, लॉ, मेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, ये सारी अलग अलग चीज़ों में वेटेज दिया जाता है, स्पेसिफिक वेटेज है। लेकिन यहाँ पर लॉ का एग्जांपल लिया गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। अब NIRF जो है उसने कुछ प्राइवेट मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेस्टिजियस कहा है, राइट। रैंक के मुताबिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर बेटर दैन NLUs, ऐसा इस रैंकिंग में, जुलाई वाले रैंकिंग में हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स को देखें तो स्टूडेंट्स जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी प्रायोरिटी NLUs रहती है, उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। एंड वी नो कि अगर उनको अच्छा रैंक मिलेगा तो वो पहले गवर्नमेंट में ही जाएंगे, उसके बाद अगर नहीं मिला तो फिर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनकी चॉइस है NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, और रैंकिंग ये कहता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अच्छी हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है। NIRF रैंकिंग शोज दैट प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज़ स्कोर्ड 100% इन परसेप्शन के 100% परसेप्शन का जो कैटेगरी है तो उसमें 100% स्कोर किया कुछ प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज़ ने। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कॉमन लॉ एडमिशन क्लैट की जो एग्ज़ाम है तो उसमें चॉइसेस जो हैं तो उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे पहले NLUs को प्रेफर करते हैं। डेटा फजिंग, यानी कि गलत डेटा ऐड करना, एक्सैजरेटेड क्लेम्स, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, राइट। प्राइवेट मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं
तो उन्होंने एक ही फैकल्टी जो है वो, मान लीजिए कि लॉ की एक फैकल्टी है, तो फिर वही फैकल्टी साइंस भी पढ़ा रही है, तो ज़्यादा फैकल्टीज़ दिखाने के चक्कर में ऐसा भी किया जा रहा है, राइट। इनफैक्ट क्या आपने कभी सुना है कि कोई लॉ की, अगर लॉ है, लॉ डिपार्टमेंट है, तो लॉ डिपार्टमेंट की में लेबोरेटरीज होती है क्या? क्या लॉ वाले मीन्स एडवोकेट और उसकी पढ़ाई करने के लिए, जजेस की पढ़ाई करने के लिए, जो क्या आप लैब में जाकर केमिकल्स के साथ खेलेंगे? नो। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस ने लेबोरेटरीज का खर्च भी दिखाया है, लेबोरेटरीज दिखाई है कि वी हैव लैब्स इन अवर लॉ यूनिवर्सिटीज़, या फिर लॉ की जो हमारी इंस्टीट्यूशन है इसमें। तो इस प्रकार का डेटा फजिंग जो है वो हो रहा है। तो ये बेसिकली जो मेथोडोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं NIRF के, वो दिखाता है, और रैंकिंग का फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है कि अगर इस प्रकार से ही रैंकिंग करना है तो फिर इसका क्या फ़ायदा। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आपके लिए प्रश्न है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो क्या हो सकती है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मैक्सिमम सज़ा कितनी मिलेगी? 20 साल की, 10 साल की उम्र कैद, या फिर 5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए तक का फाइन, ये मैक्सिमम सज़ा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू क्यूरियसली एजुकेशन। नए नए स्टूडेंट्स को क्यूरियसली एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताते रहिए, राइट। वी नीड मोर पीपल टू वॉच दिस सीरीज, तभी ये सस्टेनेबल होगी। अभी ये सस्टेनेबल नहीं है। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू प्ले एन एक्टिव रोल, शेयर नए स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताइए, राइट। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, टेक सम एफर्ट्स। अगर आपको कॉल करना पड़े, इफ़ यू नो समवन लेट्स से, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं उनको इस सीरीज से फ़ायदा होगा, आपको भी हो रहा है तो उनको भी होगा, तो टेक ए चांस, राइट। गिव दैट पर्सन ए कॉल एंड टेल दैट पर्सन कि ये सीरीज़ आप देखिए। आप सोचेंगे कि सर प्रमोशन के लिए क्या क्या करवाया है। जस्ट इमेजिन आप सिविल सर्विस, लेट्स से आप IAS ऑफिसर बन गए, राइट। अब आपकी पोस्टिंग हुई है गुजरात में, और आपको तमिलनाडु में कुछ काम है, तो आप वहाँ के कलेक्टर को कॉल नहीं करेंगे क्या? क्या आप वहाँ के IAS ऑफिसर का कांटेक्ट नहीं करेंगे? आप उनको नहीं जानते, बट यू विल टेल ना, यू विल ब्रेक द आइस बाय सेइंग कि मैं भी IAS हूँ, IPS हूँ, IFS हूँ, व्हाटएवर। तो दोस्तों हेजिटेशन जो है, अगर मैं हेजिटेट करूं कि नहीं मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा, फिर वो कहेंगे नहीं कहेंगे, कैसा लगेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइज टू प्ले योर पार्ट। तो टेक ए स्टैंड, डोंट वरी अबाउट हेजिटेशन जो है, वी आर वेरी हेजिटेंट, यू नो इंडियंस, हम बहुत ही शर्मीले होते हैं, ऐसा कहते हैं। दुनिया में दूसरे देश के लोगों के साथ आप काम करेंगे देन यू विल फाइंड इट कि हम बहुत ही शर्मीले हैं। तो ये दिस इज़ लाइक, ये हेजिटेशन जो है, थोड़ी बहुत शर्म, इट्स ओके, लेकिन फिर हमारी प्रगति ही ना हो, हमारा ग्रोथ ही ना हो, हमें क्रिपल करे इस प्रकार की जो ये जो कहते हैं ना शर्म या फिर हेजिस्टेंसी जो है, दैट इज़ नॉट हेल्थी एट ऑल। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।